जय हिंद दोस्तों, करंट जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर का साप्ताहिक करंट अफेयर का सीरीज है जिसमें हम मई के चौथे हफ्ता 23 से 31 मई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नॉर्वे के राजा का नाम बताइए जिन्होंने पीएम मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। ठीक है ना, उस राजा का नाम बताना है। तो वहां राजा का नाम है, कौन सा राजा है? तो वहां के किंग का नाम है हेरोल्ड पंचम। क्या नाम है? हेरोल्ड पंचम नाम है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ का सम्मान वहाँ के राजा हेरोल्ड पंचम के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, अगर हम बात करें ग्रैंड क्रॉस का, तो यह वहाँ के सर्वोच्च श्रेणी है जो नॉर्वे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के असाधारण सेवा के लिए पीएम मोदी को दिया गया। और ये उनका कैमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। ठीक है ना, इससे ठीक एक दिन पहले उन्हें स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार भी से भी नवाजा गया है। तो नॉर्वे के भी सर्वोच्च सम्मान और स्वीडन के भी सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है, दोनों इसी माह मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में कितने गणमान्य लोगों को पद्म अवार्ड, जिसमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया? तो देखिए, कुल मिलाकर कितना दिया गया? लगभग 131 लोगों को यह सम्मान दिया गया। कितने को? 131 लोगों को सम्मान दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 131 लोगों के सम्मान में देखिए कम से कम 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिया गया। ठीक है ना, ये इसकी घोषणा कब हुई थी? देखिए, राष्ट्रपति ने इसका घोषणा 17वें गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की थी। ठीक है ना, ये 131 पद्म अवार्ड्स में जिसमें 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी है और 19 को मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है ना, और बाकी जो है पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति ने मई 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है ना, तो टोटल कितना आपको मिला था? 131 मिला था। ठीक है ना, तो टोटल कितने आपको हो गया पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्तियों की संख्या? तो पद्म विभूषण से सम्मानित देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि पद्म विभूषण से कितने थे? 5, पद्म भूषण से 13 और पद्मश्री से 113। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बी 5। ठीक है ना, कितने हैं? ऑप्शन बी 5। अब यहाँ पर देखिए पांचों के आपको नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, अच्छा, ये भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है। ठीक है ना, इसकी शुरुआत स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, कौन कौन को? 5 व्यक्ति को दिया है। धर्मेंद्र सिंह देओल जो कलाकार है, केटी थॉमस ये सार्वजनिक मामले केरल में है, एल राजम ये कला के क्षेत्र में है, पी नारायण साहित्य के क्षेत्र में, वी एस अच्युतानंद सार्वजनिक मामले केरल के मरणोपरांत, ये पूर्व मुख्यमंत्री है। ठीक है ना, तो ये 5 व्यक्ति को दिया गया है क्या? पद्म विभूषण सम्मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन ने कहा जाता है, किन 2 देशों के बीच स्थित है जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया है? ये किन 2 देशों के बीच है? ठीक है, तो ये किन देशों के बीच है? तो ये किन 2 देशों के बीच है? तो देखिए, ये जो आपको है ये किन 2 देशों के बीच है? ये नेपाल और भूटान के बीच। ये चिकन नेक है, चिकन नेक आपको नेपाल और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, किसके बीच? नेपाल और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ठीक है ना, जो नेपाल और बांग्लादेश के बीच जिसकी चौड़ाई 20 से कितना है? 22 किलोमीटर है। ठीक है ना,
और यह जो कॉरिडोर है, इससे उत्तर पूर्व के कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 8 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके लिए महत्वपूर्ण राजमार्ग आता है 312, 31 और 33 आ रहा है। ठीक है ना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में हम क्या जानते हैं? जिसको हम चिकन नेक से भी जानते हैं कि ये उत्तर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास स्थित भूमि का एक संकीर्ण पट्टी है, जिसकी चौड़ाई कितनी है आपका? 20 से 22 किलोमीटर है। ठीक है ना। यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ठीक है ना। और ये कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर भूटान और चीन भी स्थित है। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है आपका? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताइए। ठीक है ना। 32वीं बार कौन चढ़ा है? तो उसका नाम क्या है? कामिरीता शेरपा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कामिरीता शेरपा। ठीक है। अब इसके बारे में समझिए। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर नेपाली पर्वतारोही और गाइड है, नाम क्या है? कामिरीता शेरपा। 32वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है ना। पहली बार वो 1994 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, मतलब प्रत्येक साल लगभग एक एवरेस्ट पर उन्होंने फतह किया है। ठीक है ना। लगभग हर साल एक एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है। शेरपा जो इनका नाम है, वो उसको एक हिमालय के बर्फीले इलाके की एक जाति है। ठीक है ना। जिसका मतलब होता है पूरब के लोग होते हैं। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। चलिए नाम क्या था? कामेरीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है, ये भी 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला का नाम बताइए, जिन्हें माउंट क्वीन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो 11वीं बार बनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लहाकपा शेरपा। ये आप देख सकते हैं, क्या नाम है? लहाकपा शेरपा, जिन्होंने 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? ये नेपाल की मशहूर पर्वतारोही है, जिनका उम्र कितना है? 52 वर्ष है। ठीक है ना। शेरपा ने 2026 में 8,848 मीटर पर 11वीं बार सफल चढ़ाई की है। ठीक है। लहाकपा शेरपा को दुनिया भर में माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किससे नाम जाना जाता है? माउंटेन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सबसे शुरुआत उन्होंने 2000 में की थी, और वह सुरक्षित वापस लौटने वाली पहली नेपाली महिला बनी थी। ठीक है ना। और उन्होंने 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उसी दिन कामेरीता शेरपा ने भी 32वीं बार चढ़ाई की है। ठीक है ना। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट का, तो पहली बार किसने किया था? बछेंद्री पाल, 23 मई 1984 को पहली महिला को भी बछेंद्री पाल है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने भारत को चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनय मंगलम ताम्रपत्र सौंपा? ठीक है ना। किस देश ने? तो किस देश ने सौंपा था? नीदरलैंड ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नीदरलैंड ने। ठीक है। अब ये देखिए, ताम्रपत्र 1862 से नीदरलैंड के लीडेन यूनिवर्सिटी के पास था। ठीक है ना। इसको किसने किया था? ताम्रपत्र चोल राजा राज प्रथम 985 से 10,014 ईस्वी तक, और उसके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित है। ठीक है ना। इसमें कुल कितने प्लेटें हैं? 21 प्लेटें हैं। वजन कितना है? 30 किलो दिया गया है। ठीक है। और ये किसका बना हुआ है? ये कांस्य का बना हुआ है। ठीक है ना। जिसमें राजेंद्र चोल का शाही मुहर लगा हुआ है। इस चार्टर को दो भाग में, एक संस्कृत भाग में और दूसरा तमिल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। जो राजवंश के बारे में बताता है। इसमें किसका जिक्र है? बौद्ध विहार के निर्माण श्री विजय साम्राज्य के राजा द्वारा करवाया गया है, इसका ये जिक्र किया हुआ है। ठीक है ना। ये वहां तक पहुंचा कैसे? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 से 1700 के बीच नागापट्टिनम के खुदाई के दौरान अवैध रूप से निकाला था। ठीक है ना। जिसके बाद 18वीं सदी की शुरुआत फ्लोरेंस कैंपर नामक एक डच मैत्री ने इसे नीदरलैंड ले गया, जिसे कहा नीदरलैंड के पास 1862 ईस्वी से इसके पास था। ठीक है ना। तो किस था ये? चोल वंश के राजा थे राजा राज प्रथम, और उसके पुत्र राजेंद्र चोल का संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि
2026 में नए अध्यादेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी होगी? ठीक है ना। तो पहले कितनी थी? 34 थी। अब कितनी संख्या हो जाएगी? अब 38 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नए अध्यादेश से घट बढ़कर 34 से कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 124 क के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय से। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौते के तहत 30 मिलियन बैरल तेल कहाँ स्टोर होगा? तो 30 बैरल, एक ऑप्शन दिया है फुजैरा यूएई, ये भी सही है। मंगलूर कर्नाटक या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। चंडीखोल ओडिशा, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यह समझौता किसके बीच हुआ? भारत के ISPRL इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और यूएई के राष्ट्रीय कंपनी का नाम क्या है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तेल का भंडार 3 मिलियन, जिसको 3 करोड़ बैरल या 4 मिलियन टन कच्चा तेल को स्टोर कर सकता है। और ये 4 जगह पर होगा, जिसमें से एक जगह यूएई का होगा और 3 जगह किसका होगा? भारत में होगा। ठीक है ना। जहां बैंगलोर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 3 जगह, और एक जगह अबू धाबी में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर टैक्स और मैनेजमेंट के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का गठन किया है। यह स्ट्रेट किन 2 समुद्रों को जोड़ता है? ठीक है ना। तो ये कौन सा समुद्र को आपको यहाँ पर देख सकते हैं? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, 2 समुद्र को जीतता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर टैक्स वसूलने और उसके मैनेजमेंट के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया है। ठीक है ना। इसका गठन ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हॉर्मुज जल डमरू मध्य ने किया है। ठीक है। निकाय का नाम क्या होगा? याद है क्या? पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। ये महत्वपूर्ण है, कहाँ गठन किया गया और क्यों गठन किया गया? ठीक है ना। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है। कहा है कि किस राज्य ने एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है? किस राज्य का? तो ये कौन सा राज्य है? ये आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये ऐलान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मई 2026 में किया है। ठीक है ना। जिसमें तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कुछ और भी है, जिसका नाम थल्लिकी वंदनम योजना। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन करने वाली इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 15,000 रुपया प्रति बच्चा बढ़ाने तक का संकेत दिया है। ये जो जनसंख्या पर पैसे दिया जा रहा है, उसका कारण है कि राज्य का जन्म दर 1.5 से 1.6 के बीच जा चुका है। इसका मतलब है राज्य की आबादी बढ़ने के बजाय धीरे धीरे सिकुड़ रही है, और किसी भी राज्य का जनसंख्या स्थिर रखने के लिए वहां की जनसंख्या लगभग 2.1 होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केरलम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली? उनका नाम क्या है? तो देखिए, केरल के नए मुख्यमंत्री बने, उनका नाम क्या है? वीडी सतीशन। क्या नाम है? वीडी सतीशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, कांग्रेस नेता 61 वर्षीय वडासेडी दामोदरन सतीशन, ये पूरा उनका नाम है, सतीशन। 18 मई 2026 को केरल के कौन से मुख्यमंत्री बने? 13वें मुख्यमंत्री बने। वहां के राज्यपाल का नाम क्या है? विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है ना। उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। ठीक है ना। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। ठीक है ना। चलिए, आखिरी बार की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आखिरी बार 15 वर्ष मतलब कि मुख्यमंत्री
के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें चुनाव का, तो यूडी यूडी टोटल सीट कितना है, 140, ठीक है ना, जिसमें यूनाइटेड फ्रंट को कितना मिला है, 102। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मंडे मेट्रो योजना शुरू किया, मंडे मेट्रो। देखिए मंडे मेट्रो योजना शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब याद देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक वाहन के उपयोग के अंतर्गत 18 मई 2026 को मेट्रो मंडे का अभियान शुरू किया गया, ठीक है ना। यह अभियान दिल्ली सरकार के 90 दिवसीय मेरा भारत मेरा योगदान पहल के अंतर्गत है, ठीक है ना। और ये 18 मई से यह हर सोमवार को 24 एक्स्ट्रा ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएगी, और इसकी इतना ही नहीं, जरूरत बढ़ने पर सेवाओं को विस्तार भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो मंडे मेट्रो किस ना, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, नागालैंड, ठीक है ना। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा यह लॉन्च किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने नागालैंड के स्पेशल कॉफी को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान देने के लिए कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत की है, ठीक है ना। देखिए कॉफी पर्यटक वहां बोला जाता है कि स्थानीय आतिथ्य सरकार को बढ़ावा देने के लिए खेत से कप तक, ये भी एक अभियान है, फॉर्म से ठहरने और अनुभवात्मक कॉफी पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए इसको शुरुआत किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, ठीक है ना। तो यही बनी है, इनका नाम क्या है, सानिया। क्या नाम है, सानिया नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारा आपका डाटा हम दिए हैं कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गई है, जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी कि QFI की उपलब्धि हासिल की है, ठीक है ना। मतलब कि योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एक ऐसा अधिकारी होता है जिसमें पायलटों को उड़ान संचालन में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है ना। अब हम फौज की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, राफेल विमान बनाने पहली महिला पायलट शिवांगी सी, एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड में स्थायी रूप से नियुक्त होने पहली महिला तनुष्का सिंह, आर्मी की पहली महिला फाइटर अभिलाषा बराक, नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया, और यह एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर सानिया। ये सब पहली महिला है जो हमारे सेना में पहली बार नियुक्त हुई है, ठीक है ना, एक स्पेशल संस्थान में। अगला क्वेश्चन आपका है 16, महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2026 की विजेता का नाम बताइए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, विजेता का नाम क्या है, यांग स्वांग जी। क्या नाम है, यांग स्वांग जी नाम है, ठीक है। अब ये देखिए यांग स्वांग जी 42 वर्ष की ताइवानी लेखिका है, और 19 मई 2026 को लंदन के इंटरनेशनल सुप बुकर पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। यांग स्वांग जी पहली ताइवानी लेखिका है जिनको यह पुरस्कार मिला है। इनको पुरस्कार किस पर मिला है, आप यहाँ पर देखिए, उन्हें इसके पुरस्कार ताइवान ट्रेवलॉन्ग के एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान के लिए चुना गया, ठीक है ना। यह चीनी भाषा में, बाद में इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया, ठीक है ना। तो नाम क्या है, यांग स्वांग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र UN ने जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, मेजर अभिलाषा बराक। क्या नाम है, मेजर अभिलाषा बराक नाम है, ठीक है, मेजर अभिलाषा बराक नाम है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और
किशोरियों के लिए शानदार काम करने के लिए भारतीय सेना का मेजर अभिलाषा बराक को 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली भारत की तीसरी अधिकारी है। ठीक है ना। और ये 29 मई 2026 में को दिन संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दिया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मापू गुम्बे से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 32 व्यक्ति को सम्मानित किया गया, जिसमें 2 भारतीय है। ठीक है ना। एक का नाम है प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम, दूसरा है प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बी और सी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, दोनों वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसमें टोटल व्यक्ति 38 है, इसमें से 2 भारतीय है। ठीक है ना। वहां के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा, जिन्हें इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। अगर बात करें अब्दुल करीम को, तो ये सम्मान एड्स और कोविड-19 महामारी के दौरान उसको उत्कृष्ट शोध संस्थान के लिए दिया गया। और दूसरा है कीर्तन धेड़ा, भारतीय मूल का है, विश्व प्रसिद्ध श्वसन चिकित्सा विशेषज्ञ है। दोनों को ये दिए गए, याद रखिएगा, अब्दुल करीम और कीर्तन घेड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल सोसाइटी का फेलो FRS किसे चुना गया, जो ये सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है। तो देखिए FRS जो दिया गया सम्मान, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्या नाम है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है। देखिए यह विज्ञान के दुनिया के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान में से एक है। ठीक है ना। डॉक्टर स्वामी स्वामीनाथन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी रही है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन वो अपने पिता भारत रत्न प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के साथ ऐसे पहले पिता पुत्री की जोड़ी है जिन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ठीक है ना। उनके पिता को 1973 में दिया गया था। 1919 में गगनदीप कांग को यह सम्मानित किया गया और स्वामीनाथन को 2026 में दिया गया। ठीक है ना। और इसको किसने दिया? चार्ल्स किंग द्वितीय ने, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स किंग द्वितीय ने दिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत सरकार ने हाल ही में UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? सौरभ विजय। क्या नाम है? सौरभ विजय नाम है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। ठीक है ना। इसके बारे में, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। ये होता क्या है? ये आधार नामक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान होता है, इसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। ठीक है। क्या नाम है? सौरभ विजय। अगला क्वेश्चन है, भाजपा नेता BC खंडूरी का निधन 19 मई 2026 को हुआ, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए ये जो BC खंडूरी है वो कहाँ के थे? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्या 2 बार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए वो 91 वर्ष के थे, जिनको लंबी बीमारी का निधन हो गया। इससे पहले 1954 से 90 तक वे भारतीय सेना में जनरल थे। 91 के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और 2 बार 2007 से लेकर 9 और 2011 से लेकर 12 तक उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है ना। इससे पहले वाजपेयी जी के सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी रितु खंडूरी वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष है। ठीक है ना। कहाँ के रहे? उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 भारतीय मूल के तुषार कुमार किस देश के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं? देश के सबसे युवा मेयर, तो किस देश के? ब्रिटेन के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ब्रिटेन के युवा मेयर चुने गए हैं। देखिए 23 वर्षीय मात्र है, ब्रिटेन के एल्ट्री और बोरहामवुड शहर के मेयर चुने गए हैं और सबसे कम उम्र के इंडियन ओरिजिन मेयर है। ठीक है ना। पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर से उसी से संबंधित कि किस देश के भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव नियुक्त किया गया? एक ही साथ माँ बेटे दोनों नियुक्त किए गए और वे कौन के होंगे? ब्रिटेन के होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए
ब्रिटेन की राजनीति में भारतीय मूल माँ बेटे ने इतिहास रच दिया। 2 अलग अलग क्षेत्रों के नगर परिषदों के मेयर पद का चुनाव इन्होंने जीता है, ठीक है ना। तुषार जो भी हमने पढ़े हैं, बोरहम वुड टाउन काउंसिल में सबसे युवा मेयर चुने गए। वही माँ परवीन रानी हर्ट्स मेयर बरो काउंसिल में मेयर चुने गए, ठीक है ना। अगर बात करें उनके पिता को, तो उन्होंने 2013 में रोहतक से ब्रिटेन शिफ्ट हुए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एशियाई खेलों का जो आयोजन किया जाएगा वहां क्या किया जाएगा, आईजी नागोया जापान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन होगा, इसमें क्या है इस समझिए कि 20वें एशियाई खेल का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में किया जाएगा, ठीक है ना। ये जापान में इससे पहले 1958 और 1994 के बाद जापान का तीसरा मेजबान है। इसका जो आदर्श वाक्य है उसका नाम है इमेजिन वन एशिया, ठीक है, इमेजिन वन एशिया। शुभंकर का नाम क्या है, होनोहोन, ठीक है ना। शुभंकर का नाम क्या है, होनोहोन। इस स्पर्धा में 43 खेल के 468 पदक दिए जाएंगे, ठीक है ना। और क्रिकेट का पुरुष महिला का भी T20 क्रिकेट होगा, जिसकी शुरुआत 17 नवंबर से 3 अक्टूबर के बीच होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। देखिए, तो मेजर ध्यानचंद जो आपके महान खिलाड़ी थे, किस में, मेरठ में बनाया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मेजर ध्यानचंद खेल विद्यालय मेरठ जिले के सलावा और कैली गांव में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। 700 करोड़ की लागत से बना हुआ, यहाँ पर 280 खिलाड़ियों के लिए, क्षमता खिलाड़ियों के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 है, एथलेटिक्स फेडरेशन कप का 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया। तो सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया, गुरिंदर वीर सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, गुरिंदर वीर सिंह, ठीक है। अब इसके यहाँ जान लीजिए, गुरिंदर वीर सिंह ने 23 मई 2026 को एथलेटिक्स फेडरेशन कप के 100 मीटर का दूरी 10.9 सेकेंड में पूरा करके सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अगर बात करें उनके पिताजी कमलजीत सिंह, वो भी एक वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27, स्वरा लक्ष्मी नायर किस राज्य की ऐसी दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने महिला इंटरनेशनल मास्टर का दर्जा हासिल की है, किस राज्य के। तो ये किस राज्य की दूसरी खिलाड़ी है, कर्नाटका के। क्या हो जाएगा, कर्नाटका का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कर्नाटका खिलाड़ी, देखिए कर्नाटका के बेंगलुरु के 19 वर्षीय स्वरा राज्य नायर महिला इंटरनेशनल मास्टर का दर्जा हासिल करने वाली राज्य की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। ईशा शर्मा पहली खिलाड़ी है, ठीक है ना। स्वरा लक्ष्मी ने मई 2026 में स्लोवेनिया के पटूज IM टूर्नामेंट में यह नॉर्म हासिल की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 28, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का नया सदस्य मई 2026 में कौन सा देश बना है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो नया सदस्य बना है उनका नाम क्या है, सऊदी अरब। क्या नाम है, सऊदी अरब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सऊदी अरब 22 मई 2026 को नया सदस्य बना, ठीक है। और ये सदस्य में शामिल होने वाले वे 26वें देश है। अगर बात करें बिग कैट अलायंस का जो प्रस्ताव सबसे पहले 19 में आया था और 9 अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। यह अभी वर्तमान में 96 देशों का गठबंधन है और इसमें 7 बिल्ली प्रजाति के 7 जानवरों के संरक्षण के बारे में चर्चा हुई है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में कहाँ आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है नई दिल्ली के कहाँ, हैदराबाद हाउस में आयोजन किया गया है, ठीक है ना। इसमें 4 देशों के प्रमुख सम्मिलित थी, भारत, अमेरिका, जापान और
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार 2007 में हुई थी, लेकिन 2017 में इसे नए सिरे से सक्रिय और मजबूत किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंद प्रशांत महासागर के एशिया स्वतंत्र एवं खुले समावेश और नियम आधारित कूटनीति माहौल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, मतलब सामंजस्य स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसी संबंधित 4 क्वेश्चन है कि क्वाड देशों के द्वारा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई नई निगरानी पहल का नाम क्या है? ठीक है ना। तो नई निगरानी पहल का नाम यहाँ देखते हैं, समुद्री सुरक्षा के लिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। ठीक है ना, ये नई पहल का नाम है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 है कि क्वाड देशों ने पैसिफिक आइलैंड फोरम के सभी देशों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए किस नेटवर्क को बिछाने की प्रतिबद्धता दोहराई है? ठीक है ना। तो कौन सा नेटवर्क बिठाने की प्रतिबद्धता दोहराई है? तो उसका नाम क्या है? कि अंडर केबल नेटवर्क। क्या है? अंडर सी केबल नेटवर्क, मतलब समुद्र के नीचे केबल बिछाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यह फैसला 2026 में दी गई। ठीक है ना। यह क्या है? प्रशांत महासागर के सुरक्षित और मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी के दिया गया। ठीक है ना। इसके लिए क्या गया? इसका सचिवालय कहाँ चुना गया? सुवा, फिजी में चुना गया। ठीक है ना। इसके कुल सदस्य कितने होंगे? 18 सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड देशों के द्वारा शुरू की गई एआई इंगेज पहल का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ठीक है ना। तो ये जो संबंध आपको इस वक्त दिया गया है वो किससे है? आपका आधुनिक कृषि से। किससे है? आधुनिक कृषि से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एआई इंगेज का पूरा नाम याद रखिएगा, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट स्टेज एग्रीकल्चर। ठीक है ना। क्या नाम है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। ठीक है ना। क्या नाम है? नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन आपका है 33वां क्वेश्चन है, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनी है? किस देश में? तो अभी हम लोग पढ़े किस देश में बनी है ये फिजी देश में, फिजी के सुवा राज्य में। ठीक है ना। किसके देश में? फिजी देश में। ठीक है, फिजी देश में बनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है फिजी देश में, कि यह मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समुद्री गलियारे में व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया गया। ठीक है ना। ये सारे डाटा आपको दिया है। फिजी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वहाँ के राजधानी सुवा है, राष्ट्रपति नाइकामा लाल बाबलू है, प्रधानमंत्री सिटी केवारूबिया और मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर है। ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजी के बारे में सारी जानकारी इसमें दी हुई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि तीसरा भारतीय नार्डिक शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है ना। तो जो तीसरा आपको आयोजित किया गया वह कहाँ किया गया? नॉर्वे में किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे में किया गया। अब यहाँ पर देखिए, शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया। ठीक है ना। ये 43 वर्ष में पहली बार है जो कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस यात्रा में सम्मिलित है। उससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका दौरा किया था। ठीक है। नार्डिक देशों के लिस्ट में कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं। ठीक है ना। ये 5 देश आते हैं। पहला 2018 स्वीडन होक में, 2022 में, फिर 2026 में, और अगला चौथा प्रस्तावित क्या है? फिनलैंड में होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को 52वें G7 समिट के लिए आमंत्रित किया गया? ठीक है ना। मतलब G7 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो G7 का सम्मेलन होने वाला कहाँ? फ्रांस में होने वाला। कहाँ होने वाला? फ्रांस में। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, G7 में कितने? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 2026 की अध्यक्षता फ्रांस में होगी, जिन्होंने अतिथि के रूप में इन्होंने इनको आमंत्रण किया गया है। ठीक है ना। कहाँ आयोजन होगा? एवियन लेस बेस में 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना।
इसी के साथ भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेगी। G7 में ये 7 देश आते हैं, पहले 8 था लेकिन रूस को इससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन आपका है, समाचारों में रहा नागा टिटिन चैयाफुमेंसिस क्या है? ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक डायनासोर की प्रजाति है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जीवाश्म डायनासोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बारे में जान लीजिए। यह थाईलैंड के दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई है। ठीक है ना, इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम है नागा टिटिन चैंगाफुसिस। ठीक है ना, ये सारोपॉड वंश का सदस्य है। ठीक है ना, और ये कब कितना पुराना बता रहा है? 113 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियन काल के पाया जाता है, इसके बारे में बताया गया। ये एक शाकाहारी जीव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हम पढ़ते हैं 37 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में इबोला वायरस के प्रकोप को मई 2026 में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? किस देश के बारे में उन्होंने बताया? तो ये आपको बताया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, दोनों होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी आपको बताया इबोला के बारे में। WHO ने ये कांगो और पड़ोसी देश युगांडा में इसका प्रभाव बताया है। किस स्ट्रेन को फैला है? बूंदी बुंगियो स्ट्रेन को फैला हुआ है। ठीक है ना, और ये क्या है? संक्रमण और घातक बीमारी है जिससे ब्लड रक्त शराबी बुखार आती है। पहली बार 1976 के कांगो में इसको पहचाना गया था। ठीक है ना, और कांगो पहचाना गया था। ठीक है ना, और इबोला नदी के नाम पर इसका नाम इबोला रखा गया है। इससे फैलता प्रकृति मतलब इससे किससे होता है? तो फल खाने वाले चमगादड़ को इबोला वायरस का प्राकृतिक होस्ट माना गया। प्रसार संक्रमित जानवर चमगादड़, चिंपैंजी और गोरिल्ला के सीधे संपर्क में आने से होता है। लक्षण अचानक बुखार, कमजोरी, मांसपेशी दर्द इत्यादि इसके लक्षण है। ठीक है ना, तो ये इबोला के बारे में सारी जानकारी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन आपका है कि किस वायरस के वैज्ञानिक विश्ववैश्विक प्रकोप की वजह से भारत में वर्ष 2026 में होने वाले भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया? कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? इबोला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इबोला। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 21 मई 2026 को यह सम्मेलन होने था, जिस चौथा सम्मेलन होने वाला था, जिसको स्थगित किया गया। ठीक है ना, शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी, जिसमें अफ्रीकी यूनियन के 55 देश और भारत के साथ इसका सम्मेलन होता। पहला 2008 में, दूसरा 2011 में, तीसरा 2015 में और चौथा 2026 में होने वाला है। ठीक है ना, इससे पहले 2020 में होने वाला था जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया, और 2026 में इबोला के कारण इसको स्थगित किया गया। 17 मई को WHO ने अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की गई है कांगो और युगांडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, तो आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। किसको? 22 मई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है, जिसने 21 मई 1991 को मद्रास के पास श्री पेरुम्बदूर में इसकी हत्या की गई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 40 का है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार, अक्टूबर के दूसरे शनिवार, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक है ना, 22 मई 1992 के जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। थीम क्या है? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। तो ये आपका 40 क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।